SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के लिए जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इसमें कुछ जो भी प्रश्न होंगे वो यूनिट 2 से होंगे। ये हमारा जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का 8वां पार्ट है। बाकी के जो भी पार्ट हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी आदर्श है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का प्राप्ति, न कि बीमारियों और विकलांगता से मुक्ति। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है ट्रेवर, W.A. ईगर, हर्बर्ट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो W.A. ईगर का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, W.A. ईगर। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है ट्रेवर, हर्बर्ट, J.F. विलियम, WHO। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो ट्रेवर का कथन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रेवर। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? और ऑप्शन दिया है कि 2025 तक, 2030 तक, 2024 तक और 2035 तक। तो दोस्तों, भारत मलेरिया को समाप्त करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा है, यानी कि 2030 के बाद भारत में मलेरिया की बीमारी नहीं होगी, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अभी तो देखने वाली बात होगी कि इतना इस पर भारत सरकार काम कर रही है। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? और ऑप्शन दिया है कि 2025, 2030, 2024, 2035। तो दोस्तों, भारत जो है 2030 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों कि भारत सरकार कितने इस पर खरा उतर रही है, भारत की जनता कितने इस पर कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संसद में कब प्रस्तुत एवं अनुमोदित की गई? और ऑप्शन दिया है कि 1983, 1990, 1963, 2004। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संसद में 1983 में प्रस्तुत की गई थी और उसका अनुमोदन भी हो गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1983। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है? और इसके लिए ऑप्शन है कि महात्मा गांधी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। तो दोस्तों, यह जो कथन है छोटा सा कथन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है। दोस्तों, आप लोग इसका ऑप्शन उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कही थी कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है और गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले इंदिरा गांधी ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, रोगी को कुपोषित के रूप में निदान किया गया है या नहीं, यह सूचित करने के लिए निम्न में से कौन सा डेटा अनुशंसित नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि बॉडी मास इंडेक्स, सीरम एल्यूमिनियम स्तर, आहार सेवन, कोई नहीं। तो दोस्तों, रोगी को कुपोषित रूप से निदान किया गया है या नहीं किया गया है, इसको सूचित करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स जरूरी है। मतलब कि बच्चे के शरीर के साथ उसका भार कितना है, वजन कितना है, और आहार का सेवन भी जरूरी है। लेकिन सीरम एल्यूमिनियम स्तर ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीरम एल्यूमिनियम स्तर। दोस्तों, चूंकि यहाँ पूछा कि अनुशंसित नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? और ऑप्शन दिया है कि 1955, 1953, 1951, 1956। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम 1955 में शुरू किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1955। अगला प्रश्न है, पोषण को एक विज्ञान के रूप में किसने परिचय कराया? और ऑप्शन है लेवासिए, अरस्तु, न्यूटन, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या होगा। हम इसका सही उत्तर बता रहे हैं कि पोषण को एक विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम लेवासिए ने परिचय कराया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेवासिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुपोषण से उत्पन्न होता है? और ऑप्शन है कि वजन घटना, दबाव अल्सर, फालस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों,
जो कुपोषण से उत्पन्न होता है वो सभी उत्पन्न होता है, यानी कि वजन भी घटता है, दबाव अल्सर भी होता है और फालसी भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के वृद्ध रोगियों को कुपोषण की जांच करवानी चाहिए? और ऑप्शन दिया है कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के रोगी को जांच करवानी चाहिए, सर्जिकल रोगियों को छोड़ करके जांच करवानी चाहिए, उच्च जोखिम वाले रोगियों को जांच करवानी चाहिए, उपरोक्त सभी को जांच करवानी चाहिए। तो दोस्तों, जो वृद्ध रोगी हैं और जिनको कुपोषण का जांच करवानी चाहिए, उनका उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक हो, उन्हीं का ही जांच करवानी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के रोगी। अगला प्रश्न है, अपूर्ण पोषण के सामान्य कारण क्या है? और ऑप्शन दिया है कि दूषित वातावरण, अत्यधिक श्रम व अपर्याप्त निद्रा, खेलकूद और व्यायाम की अवहेलना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अपूर्ण जो पोषण होता है उसके सामान्य कारण हैं दूषित वातावरण। दोस्तों, यदि बालक आसपास का दूषित वातावरण है तो निश्चित रूप से बालक का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होगा। और दूसरा है कि अत्यधिक श्रम और अपर्याप्त निद्रा। दोस्तों, अगर हम काम बहुत ज़्यादा करेंगे तो शरीर की थकावट भी होगी, अगर उसी हिसाब से हम नींद न लें तो ये भी हमारे अपूर्ण पोषण का कारण माना जाता है। और आज का तीसरा ऑप्शन है कि खेलकूद और व्यायाम की अवहेलना। दोस्तों, खेलकूद हमें मजबूत और हष्ट-पुष्ट बनाता है, तो खेलकूद भी ज़रूरी है, जो कि आजकल के बच्चे नहीं कर रहे हैं। खेलकूद तो कर रहे हैं लेकिन केवल मोबाइल में। तो इसका जो सही उत्तर है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों में कुपोषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? और ऑप्शन दिया है कि सूखा रोग कुपोषण, सूजन वाला कुपोषण, केवल सूखा रोग कुपोषण और 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। यानी कि बच्चों में सूखा रोग कुपोषण भी होता है और सूजन वाला भी कुपोषण होता है। इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन दिया है कि लिंगानुपात कुपोषण का प्रमुख सूचक है। और दूसरा कथन दिया है कि कुपोषण का व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य, गर्भावस्था परिणाम, जन्म, मृत्यु आदि पर प्रभाव पड़ता है। और इसका जो ऑप्शन दिया है कि पहला कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। तो दोस्तों, लिंगानुपात कुपोषण का प्रमुख सूचक है। दोस्तों, ये भी सही है, पहला जो हमारा कथन है वो सही है। और दूसरा दिया है कथन कि कुपोषण का व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य, गर्भावस्था परिणाम, जन्म, मृत्यु आदि पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन कथन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? और ऑप्शन दिया है कि ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, जो द्वितीयक वायु प्रदूषक है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है। तो जो द्वितीयक वायु प्रदूषक है वो हमारा ओजोन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ओजोन। दोस्तों, ओजोन हमारा बहुत ही हेल्प करता है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाता है, जो कि बहुत हानिकारक होती है, उससे स्किन कैंसर होता है। फिर भी वायु में ओजोन प्रदूषक का कार्य करता है, ये द्वितीयक प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे के किस समूह का उपयोग वायु के 50 प्रदूषक संकेतों के रूप में किया जा सकता है? और ऑप्शन दिया है कि एपिफाइटिक लाइकेन, फर्निस, हार्नवाट्स, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो एपिफिटिक लाइकेन है इसका हम प्रयोग 50 प्रदूषक संकेतों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सांस लेने पर रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेज़ी से घुलता है? और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी और बीएड के लिए भी तो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है ही। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीला गैस है। ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की तुलना में शरीर में जो रक्त होता है उसमें बहुत तेज़ी से घुलता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक का गैर बिंदु स्रोत है? और ऑप्शन दिया है कारखाना, सीवेज उपचार संयंत्र, शहरी और नगरीय भूमि, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो जल प्रदूषक का गैर बिंदु स्रोत है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। तो जल प्रदूषक का गैर बिंदु स्रोत कारखाना तो नहीं होगा, क्योंकि कारखाना से हमारा जल प्रदूषण होता है। सीवेज उपचार संयंत्र से भी हमारा जल प्रदूषण होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा शहर और नगरीय उपनगरीय भूमि। दोस्तों इससे हमारा जल प्रदूषण नहीं होता है, ये हमारा गैर बिंदु स्रोत है। अगला प्रश्न है, गैसीय प्रदूषक को हटाने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? और ऑप्शन दिया है कि चक्रवात विभाजक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कपड़ा फिल्टर, गीला स्क्रबर। तो दोस्तों गैसीय प्रदूषक को हटाने के लिए हमको गीला स्क्रबर बहुत ही उपयुक्त यंत्र है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गीला स्क्रबर। दोस्तों चक्रवात विभाजक भी इसका नहीं उत्तर होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी नहीं होगा, कपड़ा फिल्टर भी नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 गीला स्क्रबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगर बात करें ऑप्शन की, तो मीथेन भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, और ओजोन भी है। लेकिन हाइड्रोजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? और ऑप्शन दिया है कि कार्बन मौजूद है, मीथेन मौजूद है, CFC, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस गैस मौजूद है वो कार्बन है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे CO2 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन दिया है कि 10 सितंबर, 12 अप्रैल, 5 जून, 22 मई। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 12 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, पृथ्वी की रक्षा के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12 अप्रैल। अगला प्रश्न है, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन दिया है कि 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, 3 सितंबर को, 15 सितंबर को। तो दोस्तों विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 अक्टूबर। दोस्तों 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द इंडस्ट्री एक्ट की स्थापना कब हुई थी? और ऑप्शन दिया है कि 1951 में, 1955 में, 1854 में, 1960 में। तो दोस्तों द इंडस्ट्री एक्ट की स्थापना 1951 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1951। अगला प्रश्न है, DDT के छिड़काव करने से कौन सा प्रदूषण होता है? और ऑप्शन है कि केवल वायु प्रदूषण, वायु और जल प्रदूषण, वायु और मृदा प्रदूषण नियंत्रण होता है। तो दोस्तों DDT के छिड़काव से प्रदूषण नियंत्रण तो होता नहीं है। और केवल वायु प्रदूषण, दोस्तों हम इसको मिट्टी पर छिड़कते हैं तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। और दिया वायु और जल प्रदूषण, दोस्तों वायु प्रदूषण तो होता है, लेकिन चूंकि हम इसको मिट्टी पे छिड़कते हैं तो DDT को छिड़काव करने से हमारा वायु और मृदा प्रदूषण होता है। दोस्तों DDT का जो गंध निकलता है वायु में घुलता है, तो इससे वायु प्रदूषण होता है। और वो मिट्टी पे डाल रहे हैं खरपतवार निवारण के लिए, तो इससे मृदा प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव शरीर को कौन सी बीमारी होने की सर्वाधिक खतरा रहता है? और ऑप्शन दिया है कि कैंसर, क्षय रोग, एड्स, निमोनिया। तो दोस्तों रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव शरीर को सबसे अधिक बीमारी होने का जो खतरा रहता है वो कैंसर रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैंसर। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव कौन सा है? और ऑप्शन दिया है कि जल चक्र बाधित होना, वर्षा की कमी, जल में खारेपन की अधिकता, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। तो दोस्तों जब जल प्रदूषण अधिक हो जाएगा तो जल चक्र बाधित नहीं होता है, जल चक्र तो होता रहेगा, वर्षा की कमी भी नहीं होगी, जल में खारेपन की अधिकता
ये तो थोड़ा सा हो सकता है कि खारेपन का अधिकता हो, लेकिन जो सबसे प्रमुख प्रभाव है वो है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। ये हमारा सबसे प्रमुख प्रभाव है जल प्रदूषण का। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। जलीय जीव के लिए ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न है, हरे पौधे किस वर्ग में आते हैं? और ऑप्शन दिया है एक उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक, प्रथम क्रम के उपभोक्ता। तो दोस्तों जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य से अपनी ऊर्जा को लेकर के भोजन बनाते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, ये उत्पादक का कार्य करते हैं और जो इसको खा जाते हैं वो उपभोक्ता का कार्य करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्पादक। दोस्तों हरे पेड़ पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षीणता का प्रभाव पड़ता है। क्षीणता मतलब कि अगर ओजोन परत का जो मोटाई है कम हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? और दिया है ऑप्शन कि आंखों पर प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति पर, समुद्री जीवों पर, उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों ओजोन परत अगर कम हो गया तो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी ज़्यादा, हमारी आंखों को भी प्रभावित करेंगी, वनस्पतियों को भी प्रभावित करेंगी और समुद्री जीव पर भी प्रभाव डालेंगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिवार की पर्यावरण संरक्षण संबंधी भूमिकाएं हैं। और ऑप्शन दिया है कि स्कूल सामुदायिक जीवन का केंद्र है, विशिष्ट पर्यावरण के रूप में बल स्कूल रचनात्मक परिवेश में, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विद्यालय परिवार की पर्यावरण संरक्षण के संबंधी जो भूमिकाएं हैं वो स्कूल सामुदायिक जीवन के केंद्र पर भी है और विशिष्ट पर्यावरण के रूप में बल देना भी है और स्कूल रचनात्मक परिवेश में भी, मतलब कि कुल मिलाकर के विद्यालय परिवार की पर्यावरण संबंधी जो भूमिकाएं हैं वो उपरोक्त सभी है। तो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।